Hello students, welcome to your maths class. We have started chapter 3. In last lecture we have done the introduction where we learnt about the solutions of a pair of linear equations in two variables, their nature, whether the lines are intersecting, parallel or coincident lines, or whether these are consistent or inconsistent. Now, today in exercise 3.1 we will solve some word problems graphically. So first question is, Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent the situation algebraically and graphically. So question is here, Aftab is talking to his daughter. आफ्ताब अपनी डॉटर से बात कर रहा है कि 7 years ago, आज से 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज का 7 टाइम थी. मतलब आफ्ताब की एज अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स थी. देन 3 years from now, आज से 3 साल बाद, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है कि आफ्ताब की एज उसकी अपनी बेटी की एज का 3 टाइम हो जाएगी. तो इस सिचुएशन को हमने अलजेब्रिकली मतलब लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली इन्हें हमने शो करना है. सो लेट अस स्टार्ट. तो यहाँ पे हमारे पास आफ्ताब और डॉटर की एज की बात हो रही है. तो हम दोनों की एज को पहले, दोनों की प्रेजेंट एज को, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि एज वाली प्रॉब्लम्स में हम सबसे पहले प्रेजेंट एज की बात करते हैं. तो हम आफ्ताब और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x years and that of his daughter is y years. Now in first situation, 7 years ago, तो 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले, प्रेजेंट टाइम से 7 years ago, एज ऑफ आफ्ताब. अगर आज आफ्ताब की एज x year है तो 7 साल पहले उसकी एज क्या थी, उससे 7 years लेस हो जाएंगे, x minus 7 years. एंड एज ऑफ डॉटर, तो ऑब्वियसली डॉटर की एज में से भी 7 years लेस हो जाएंगे. अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो डॉटर की एज y है तो 7 years ago उसकी एज क्या थी, y minus 7 years. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्ताब इज सेइंग कि 7 years ago, 7 साल पहले उसकी एज अब उसी की डॉटर की एज का 7 टाइम्स थी. मतलब कि आफ्ताब की एज किसके इक्वल है, 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज. तो मतलब 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी डॉटर की एज को. तो इसे हम सॉल्व करेंगे. x minus 7 इज इक्वल टू 7y प्लस 49. अब इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं. x minus 7 minus 7y minus 49 इज इक्वल टू 0. सॉरी, यहाँ पे minus 49 and here it becomes positive. So x minus 7y, 49 minus 7, that is 42, is equal to 0. So this is the equation number 1. Now in second situation, he is talking about 3 years from now, मतलब after 3 years, मतलब 3 साल बाद, after 3 years. पहले तो हम आफ्ताब की एज देखेंगे. आफ्ताब एज, अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज x year है तो 3 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, उसी की एज में 3 साल और ऐड हो जाएंगे, x plus 3 years. तो उसकी डॉटर की एज y years थी तो 3 साल बाद उसकी एज में 3 साल और इंक्रीज हो गए, y plus 3. अब इस पे अगर हम क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में दिया गया कि आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज का 3 टाइम हो जाती है. मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्ताब की एज हमारे पास क्या है, x plus 3, वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज. तो अब एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी. सो x plus 3 इज इक्वल टू 3 into y 3y प्लस 3 3 9. देन x plus 3, अब 3y को शिफ्ट किया माइनस 3y, 9 को शिफ्ट किया माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x minus 3y minus 6 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो हमारे पास हमने दोनों सिचुएशंस को अलजेब्रिकली शो कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप है कि इनको हमने ग्राफिकली कैसे शो करना है. सी
दोनों इक्वेशंस आगे थी। अब हमने इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो उसके लिए पहले हमें इन इक्वेशंस के सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, मतलब पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ एक्स और वाई की निकालनी पड़ेगी जिन्हें हम ग्राफ में प्लॉट कर सकें। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली है, इसमें से पहले हम 42 और -7y को शिफ्ट कर देंगे। हम एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, बाकी टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड। 7y पॉजिटिव हो गया, 42 नेगेटिव। तो अब यहाँ पे हम एक सोल्यूशन बॉक्स तैयार करेंगे जिसमें हमारे पास x और y की वैल्यूज हमने नोट करनी है। सी नाउ इफ वी विल टेक y इज इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन में हम y की कोई भी वैल्यू एज्यूम करके फिल करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर बनेगा वो x की वैल्यू आ जाएगी। सो इफ y इज इक्वल टू 6 वी आर हैविंग x इज इक्वल टू 7 इंटू 6। इन प्लेस ऑफ y वी विल राइट हियर 6, y की जगह हम 6 लिखेंगे। 7y है तो 7 इंटू 6 माइनस 42, इट इज इक्वल टू 42 माइनस 42 विच इज 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सोल्यूशन से हमारे पास आ गया when y was 6 x was 0। now next y is equal to 7, then x will be equal to, अब हमारे पास है 7 इंटू वाई, 7 इंटू 7, हमने y की जगह 7 लिया, माइनस 42, 7 7 तो 49 माइनस 42 दैट इज 5। तो x हमारे पास आ गया 5, मीन्स व्हेन y is equal to 7, x is equal to 5. Now next, let y is equal to 5. Then x is equal to, तो हमारे पास आ गया 7 इंटू 5 माइनस 42, इट इज इक्वल टू 35 माइनस 42। तो x हमारे पास आ गया 35 माइनस 42 माइनस 7। सो इट इज द दीज आर द 3 सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के हम सॉल्यूशंस देंगे। तो सेकंड इक्वेशन है मेरे पास नाउ x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया, हम एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, तो मैं x को ले रही हूँ, 3y और 6 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो वी विल गेट हियर 3y प्लस 6। नाउ वी विल प्रिपेयर अ सॉल्यूशन टेबल फॉर दिस इक्वेशन आल्सो। नाउ हियर वी विल assume the values of y. Let y is equal to 0. तो x कितना आएगा, x will be equal to 3 मल्टीप्लाई y है, तो 3 मल्टीप्लाई हम y की जगह उसकी वैल्यू लेंगे 0। 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 दैट इज 0 प्लस 6, x is equal to 6। तो फर्स्ट सोल्यूशन इज y 0 then x is 6। now let y is equal to 2, हम y को 2 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हमने y को 2 ले लिया तो हमारी इक्वेशन में y की वैल्यू 2 फिल करने के बाद क्या बना, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 दैट इज 6 प्लस 6 12। तो हमारे पास when y इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट ले लेते हैं y इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3y है, 3 इंटू 3 प्लस 6, 9 प्लस 6 50, इट मीन्स x इज 50। तो थर्ड सोल्यूशन आ गया y3 x 50। तो अब हमारे पास दोनों सोल्यूशन सर तैयार हैं। तो इसके लिए अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अपने पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं 5 की स्केल पे। तो अब हम बारी बारी से दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को लेंगे और उन्हें प्लॉट करेंगे। सो फर्स्ट केस इन फर्स्ट इक्वेशन इज x 0 y 6, x 0 y 6 दैट मीन्स 5 से आगे। अब 5 और 10 के बीच हम जो 2 स्मॉल बॉक्सेस हैं उसे सिंगल यूनिट मान के चलेंगे। तो 5 से आगे 2 छोटे बॉक्सेस जहाँ पे ख़त्म हो गए वहाँ पे हमारा 6 पॉइंट। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है x 0 है और y 6, x 0 y 6। Here is the point. Then next value is
x5y7, x5y7, 5 के बाद 6 then 7, then x minus 7 and y5. अब -7 हमारा x की लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, x minus 7, तो 5 then 6 then 7, -7 and y5, तो -7 से 5 तक हम लाइन लेके जाएंगे here। तो हमारे जो 3 पॉइंट्स आ गए वो हैं 1 2 3। तो अब तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। So here is the graph of first equation. Now इसी तरह हम सेकंड को हम प्लॉट करेंगे, तो उसके पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं। इसी तरह मैंने सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। here these 3 पॉइंट्स, और दोनों लाइंस को हमने एक्सटेंड किया। जब हमने दोनों लाइंस को एक्सटेंड किया, दे विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। here is the and here is the second line। अब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सो दिस इज नॉट अ लाइन। तो यहाँ पे हमारे इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती है। तो अगर हम ग्राफिकली इस पॉइंट की वैल्यू को देखते हैं तो हमारे पास 40 के बाद अप्रॉक्सीमेट 42 पे x की वैल्यू आ रही है, मतलब इस पॉइंट में x 42 है। और अगर y एक्सिस के सामने देखें तो ये पॉइंट 10 और 15 के बीच अप्रॉक्सीमेट अगर हम काउंट करें तो 12 तक आएगा, 12 वैल्यू आ रही है। तो इट मीन्स कि हमारी ये दोनों लाइंस कैसी लाइंस बनी, इंटरसेक्ट लाइंस बनी, और उन दोनों का सोल्यूशन कौन सा हो गया, 42 12, मतलब x 42 एंड y 12। सो वी विल राइट हियर so let's write simply both the equations, both the lines are intersecting at 42 and 12, therefore x is equal to 42 and y is equal to 12 is their यूनिक सोल्यूशन। मतलब ये यूनिक सोल्यूशन है क्योंकि एक यही पॉइंट है जिस पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इसके अलावा ये किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सेकेंड क्वेश्चन इज द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक क्रिकेट कोच ने 3 बैट लिए और 6 बॉल्स लिए एंड इट्स बिल वाज 3900। लेटर शी बाइज 1 अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने 3 बैट लिए 6 बॉल्स ली, then bill was 3900. Second time he bought 1 bat 3 balls and bill was 1300. Here the number of bats and number of balls are changing. तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सिंगल बैट और सिंगल बॉल की कॉस्ट को मान के चलेंगे। तो उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो हम एक बैट की कॉस्ट को x मान लेते हैं और एक बॉल की कॉस्ट को y मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में शी बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स, उसने 3 बैट्स लिए और 6 बॉल्स। तो दैट मीन्स हमने दोनों की कॉस्ट देखनी है। फिर इफ़ 1 बैट इज़ ऑफ ₹x, अगर एक बैट x रुपीज़ का है, देन हाउ मच विल इट कॉस्ट फॉर 3 बैट, तो 3 बैट की कीमत क्या होगी, इट विल बी 3x। देन 6 बॉल्स, 1 बॉल कॉस्ट ₹y, देन 6 बॉल्स विल कॉस्ट ₹6y। अब दोनों का जो टोटल बिल बन रहा है दैट इज 3900। Now here we will make it more simple. 3, 6 and 3900 all are divisible by 3. So taking 3 as common factor, x plus here left 2y is equal to 3900. X plus 2y is equal to 3900 divided by 3, that is 1300. So first equation is x plus 2y is equal to 1300. This is the
first case. In second case, she buys one bat. That means cost of one bat X. And 3 more balls. And 3 balls, that means 3Y. Okay, one ball cost rupees Y. She buys 3 balls, तो 3 balls की cost हो गई 3Y. And total billing is of 1300. This is equation number 2. So this is the algebraic representation. Now we will show its graphical representation. तो graphical representation के लिए वही करना पड़ेगा जैसे हमने first question में किया, that we will first of all find their 3 possible solutions. So I am taking first equation, x plus 2y is equal to 1300. Here we will place x on the left hand side and take 2y on the right hand side. So equation is x is equal to 1300 minus 2y. तो अब इनके हम 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे x और y की वैल्यूज के. तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300. 2y को हम शिफ्ट कर दिया मैंने राइट हैंड साइड पे. तो अब इसके हमने जो 3 सॉल्यूशंस लिए हैं उसमें हैं y इज इक्वल टू 0. जब y को 0 लिया 1300 माइनस 2 इंटू 0 इट विल बी इक्वल टू 1300. इसी तरह y को ले लिया नेक्स्ट टाइम 500. तो आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 500. 2 इंटू 500 हो गया 1000. तो माइनस करके आ गया 300. तो y 500 है तो x 300. इसी तरह हमने y को ले लिया 600. x हमारे पास हो गया 1300 माइनस 2 इंटू 600. तो ये आ गया 1200. 1300 में से 1200 गए 100. थर्ड सोल्यूशन है x इज इक्वल टू y 600 एंड x 100. इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के हम 3 सोल्यूशंस फाइंड कर लेंगे. फर्स्ट केस y इज इक्वल टू 0. जब y 0 लिया हमारे पास इक्वेशन बनी x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y. 3y को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया. अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 फिल की. दैट मीन्स वी विल गेट 1300 माइनस 3 इंटू 0 0. तो हमारे पास आ गया 1300. दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन. सेकेंड टाइम टेक y इज इक्वल टू 200. 1300 माइनस 3 इंटू 2 600. 13 माइनस 600 दैट इज 700. y 200 x 700. और नेक्स्ट में हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 400. जब हमने वैल्यू फिल की देन वी विल गेट x इज इक्वल टू 100. अब इनको हमने प्लॉट करना है. सी तो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पहले ही मार्क करके रखा है. हियर इज x एक्सिस, y एक्सिस और 200 की स्केल है. दैट मीन्स 200 400 600 800 1000 1200 1400. इसी तरह हर एक्सिस पे मैंने 200 की स्केल ली है. तो अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. तो इन फर्स्ट इक्वेशन वी आर हैविंग फर्स्ट पॉइंट जो है y 0 x 1300. तो 1300 हमारा आएगा 12 और 14 के इन बिटवीन. हियर 1300. नेक्स्ट x 300 और 2 और 4 के बीच आ गया 300. y इज इक्वल टू 500. तो y 500 आएगा 400 और 600 के बीच. हियर मतलब हमने कैसे करना है कि हमने यहाँ पे हमारे पास 300 की लाइन है ये और उधर 500. तो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करगी दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट. थर्ड इज x 100. तो 0 और 200 के बीच यहाँ पे 100 का पॉइंट है. y 600. तो 100 वाली लाइन के बिल्कुल सामने जहाँ पे 600 आ रहा है वहाँ तक. सो हियर वी प्लॉट द 3 पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1. तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की का ग्राफ यहाँ पे तो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया. इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करना है. फर्स्ट पॉइंट वाज x 1300 एंड y 0. तो वो यहीं पर रहेगा पॉइंट. नेक्स्ट x 700. 700 आएगा 600 और 800 के बीच. हियर इज द पॉइंट ऑफ 700. y 200 इसके बिल्कुल सामने और यहाँ से 200 के सामने दिस वन. और उसके बाद x 100 y 400. हियर इज द पॉइंट. तो अब सेकेंड लाइन के पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे. सी इससे ज्वाइन किया. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकेंड लाइन. अब दोनों लाइंस हमारी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. दैट मीन्स यहाँ पे हमारा x कितना था 1300 और y 0.
मतलब बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट 1300 एंड 0. इट मीन्स कि दोनों लाइन्स में दोनों लाइन्स का क्या है हमारे पास, दोनों स्ट्रेट लाइन्स का इट हैज़ दीज लाइन्स हैव यूनिक सोल्यूशन. मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन यूनिक पॉइंट. मतलब इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसके अलावा ये दोनों लाइन्स किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज द यूनिक सोल्यूशन. सो हियर वी विल राइट बोथ द लाइन्स आर intersecting at 1300 and 0. Therefore x is equal to 1300 and y is equal to 0 is a unique solution of these lines. Now question number 3. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grape on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. This question is similar to second question. वहाँ पे bats और ball की cost है, यहाँ पे apples और grapes की cost है. In first case they have given us the total cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes. And in second case they are giving cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes as 300. मतलब दोनों केसेस में हमें एप्पल्स और ग्रेप्स की कॉस्ट दी गई है. तो 2 kg एप्पल्स या 4 kg एप्पल्स, इसके अलावा 1 kg ग्रेप्स और या 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले 1 kg मतलब यूनिट क्वांटिटी की कॉस्ट पता होनी चाहिए कि 1 kg एप्पल कितने के हैं या 1 kg ग्रेप्स कितने के हैं. तो दैट मीन्स हम अपनी स्टार्टिंग वहीं से करेंगे. हम 1 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट को x और y मान लेंगे. सी तो हमारे पास क्या है कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इज रुपीज़ x. कि 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट x रुपीज़ है. सिमिलरली 1 kg ग्रेप्स की y मान ली. फर्स्ट केस में उसने 2 kg एप्पल लिए. अगर 1 kg x रुपीज़ के हैं तो 2 kg हो गए 2x के, और 1 kg ग्रेप्स लिए दैट इज़ ऑफ y. तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की टोटल कॉस्ट 160. सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. इन सेकेंड केस ही बाइज 4 kg ऑफ एप्पल्स. 1 kg x रुपीज़ के हैं तो 4 kg हमारे पास हो गए 4x रुपीज़ के. इसी तरह ही बाइज 2 kg ऑफ ग्रेप्स. सेकेंड टाइम 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है y, तो 2 kg ग्रेप्स की होगी 2y. तो 4 kg एप्पल्स दैट इज 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स जिसकी कॉस्ट है 2y, वो टोटल कितना बना 300. अब इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया क्योंकि यहाँ पे 4 कोफिशिएंट जो है 4 है, 2 है और 300 तीनों 2 से डिविजिबल है. तो मैंने 2 कॉमन ले लिया. सो टेकिंग 2 एज कॉमन, सो हेयर लेफ्ट ओनली 2x. यहाँ पे रह गया y 300. 2 को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, इट विल डिवाइड 300. So we will get 150. So required equation is 2x plus y is equal to 150. Now we represent both the situations algebraically. Now next it is the turn to represent them graphically. So graphical representation के लिए first equation मैंने ले ली 2x plus y is equal to 160. अब यहाँ पे मैं 2x को right hand side पे shift कर रही हूँ. The reason behind this is that we have to take that variable on the left hand side whose coefficient is 1. क्योंकि ऐसे इससे जो हमारी इक्वेशंस हैं उनकी सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाती है. अगर इन केस दोनों के कोफिशिएंट्स 1 ना हो तो ऑब्वियसली हम कोफिशिएंट को 1 पहले बनाएंगे, टर्म्स को शिफ्ट करके उसके कोफिशिएंट को हम 1 बना लेंगे. तो यहाँ पे y सिंपलेस्ट है टर्म क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने 2x को उधर शिफ्ट कर लिया, y इधर रहने दिया. तो अब 160 माइनस 2x, तो यहाँ पे अब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे. तो पहले मैंने x लिया 40. अब यहाँ पे x को 40 लिया तो कितना आ गया 160 माइनस 2 इंटू 40. 40 टू द 80, 160 माइनस 80 दैट इज 80. तो x 40 है देन y 80. इसी तरह नेक्स्ट टाइम टेकिंग x इज इक्वल टू 50. तो y कितना हो गया 160 माइनस 2 इंटू 50. 2 इंटू 50 हो गया 100. तो 160 में से 100 माइनस किया हमारे पास आ गया 60. थर्ड वैल्यू इज x इज इक्वल टू 60. अब जब थर्ड x 60 लिया तो वहाँ हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू
x 60 आ जाएगा तो हमारे पास आ गया 160 माइनस 2 इंटू 60 120, तो सब्ट्रैक्ट करके बन गया 40। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के तीनों सॉल्यूशंस हो गए। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी हम 2x को शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि 1 कोफिशिएंट वाली हमारे पास वेरिएबल 1 y है, उसे लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे। तो अब यहाँ पे भी हमने x की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यूज़ पहले 40 ली है, तो यहाँ पे जब हमने 40 के साथ मल्टीप्लाई किया 80 बन जाएगा। सो 150 माइनस 2 इंटू 40, ये आ गया 150 माइनस 80, दैट इज़ 70। सेकेंड टाइम टेकिंग x इज इक्वल टू 50, तो y हमारे पास आ जाएगा 50 पूरा सॉल्व करके। थर्ड टाइम x 60 लिया तो y हमारे पास आ गया 30। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब इसको हमने जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, सी तो मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे 10-10 की स्केल ली हुई है, तो दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया। हियर दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास, फर्स्ट सॉल्यूशन था x 40 y 80। तो हमारे पास सी x 40 y 80, तो x 40 के सामने और यहाँ से 80 के सामने ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट इज x 50 एंड y 60, 50 के बिल्कुल सामने और यहाँ से y के 60 के सामने ये वाला पॉइंट हो गया। और थर्ड इज x 60 y 40, तो यहाँ पे x 60 और y 40 के बिल्कुल सामने ये वाला पॉइंट हो गया। तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करके हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। इसी तरह हमने सेकंड के पॉइंट्स लेने हैं। सेकंड में हमारा फर्स्ट पॉइंट था x 40 y 70, सी x 40 और y 70 के बिल्कुल सामने। सो हियर इज द पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हो गया x 40 y 70। नेक्स्ट पॉइंट इज x 50 y 50, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारा बनेगा, ये रहा x 50 50 के सामने और इधर y का 50 उसके सामने, दिस इज द पॉइंट। और इसी तरह थर्ड जो पॉइंट था वो है x 60 एंड y 30। तो इन तीनों पॉइंट्स को भी हमने ज्वाइन कर लिया, वी विल गेट द अनदर लाइन। अब अगर दोनों लाइंस को हम ऑब्जर्व करें, दीज आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक तो सेम है और दोनों कहीं पे भी हमें नहीं लग रहा कि इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हम इस साइड से एक्सटेंड कर दें तब भी नहीं करेंगे, इस साइड से भी। दैट मीन दीज लाइंस आर पैरेलल। इट इज़ द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो दैट मीन इसका सोल्यूशन कैसे होंगे? सोल्यूशन वो पॉइंट होता है जो दोनों में कॉमन होता है, और पैरेलल लाइंस के केस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं। इस लाइन के अपने पॉइंट्स हैं, इसके अपने पॉइंट्स हैं, तो दोनों के बीच कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इट मीन्स अगर इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इनका सोल्यूशन क्या आएगा? दैट विल बी नो सोल्यूशन। सो वी विल राइट हियर both the lines are parallel, therefore they have no solution. So here exercise 3.1 is finished. I hope you understood all the concepts. In case of any doubt or any query, you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.